सुप्रभातम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज नेट सेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसकी यूनिट 7 इस 7वीं यूनिट की मैं आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, ये यूनिट इतनी महत्वपूर्ण है कि ये आप चाहे किसी भी लेवल का आप एग्जाम दें, आप चाहे आप एग्जाम दें आईसीएस का प्री दें, किसी भी पीसीएस का प्री दें या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, भले ही उसका संबंध पॉलिटिकल साइंस से नहीं है, लेकिन ये जीके वाले पोर्शन में आपके जरूर आता है। इंडियन पॉलिटी के तहत, भारतीय राज व्यवस्था के तहत ये इसके जो टॉपिक्स हैं वो जरूर पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये ऐसी बेसिक नीड वाला ये कंसेप्ट्स हैं। तो हम जो यूनिट 7 की चर्चा करेंगे इसमें है भारत में राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, इनकी हम चर्चा करेंगे। ये क्या है, भारत में राजनीतिक संस्थाएं हैं वो कौन सी है और किस प्रकार काम करती है, इन सब के ऊपर है। पहले सिलेबस को देखते हैं और फिर मैं आज आपको इसी में से भारतीय संघ से रिलेटेड टॉपिक कराऊंगा कि जो भारतीय संघ है उसका स्वरूप कैसा है और इस स्वरूप के कारण क्या है। इन सब की हम खोज करेंगे कि भारतीय संघ को विभिन्न नामों से क्यों पुकारा जाता है, इसकी मैं चर्चा करूंगा आपसे। यूनिट 7 में जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, उसमें पहला टॉपिक ये है भारतीय संविधान का निर्माण। इसकी औपनिवेशिक विरासत क्या है, यानी अंग्रेज क्या करके गए, चाहे 1919 का 9 का है अधिनियम, 19 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम, उससे पहले के जो भी प्रावधान है, चाहे ईस्ट इंडिया एक्ट हो या चाहे कोई हो, वो है औपनिवेशिक विरासत। उसके बाद है भारत के संविधान निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान क्या था, चाहे वो नेहरू रिपोर्ट हो, चाहे गांधी जी की मांगे हो, चाहे सुभाष बोस के कुछ विचार हो राष्ट्रीय आंदोलन में, चाहे तिलक का स्वराज विधेयक हो। तो राष्ट्रीय आंदोलन का क्या योगदान रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, संविधान सभा है, इसका गठन कैसे हुआ, इसके ऑर्गेनाइजेशन में कौन था, किस प्रकार हुआ, कितने लोग थे, कहां से थे, ये है। इसका वैचारिक अवलंब, जो इसकी विचारधारा थी या किस प्रकार के लोग यहाँ थे, किन विचारों को महत्व दिया गया, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद संविधान सभा में जो विभिन्न प्रकार की बहस हुई विभिन्न मुद्दों को लेके, चाहे भाषा को लेके हुई हो, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लेके हुई हो, मूल अधिकारों की 2 कैटेगरी को लेके हुई हो, वो सब है। तो देखिए, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है वो संविधान सभा वाले। उसके बाद संविधान का दर्शन है, उसमें उद्देशिका है, प्रियम्बल है, मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व है। ये संविधान का दर्शन कहलाते हैं। इसकी जो पूरी फिलोसॉफी है संविधान की वो यहाँ केंद्रित है और ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें से चांस बनते हैं कि यहाँ से 2 क्वेश्चन आए, क्योंकि मौलिक अधिकार में से तो एक आएगा, उद्देशिका और नीति निर्देशक सिद्धांत में से एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है भारत में संविधानवाद, लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, नियंत्रण और संतुलन, मौलिक संरचना के ऊपर बहस और संविधान में संशोधन। यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, देखिए वो है जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, मौलिक संरचना है, जिसकी व्याख्या टाइम टू टाइम न्यायपालिका करती रहती है, जिसकी पहली चर्चा तब हुई थी जब एडनीर मठ के मठाधीश के सोनंद भारती ने संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत एक पिटीशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। तब से ये बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया और साथ में संविधान संशोधन। तो ये दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, संविधान संशोधन के ऊपर। उसके बाद है केंद्रीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद,
एक क्वेश्चन, संसद एक क्वेश्चन, संरचना, भूमिका, कार्य पद्धति, संसदीय समितियां, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें से। उसके बाद न्यायपालिका, न्यायपालिका और राज्यों की कार्यपालिका, इनमें से मिला के एक क्वेश्चन आ सकता है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियतावाद क्या है, न्यायिक सुधार किस प्रकार हुए, इन सब के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। या फिर जो कार्यपालिका है राज्यों की, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा वैसा ही होगा, चांस इस प्रकार बनते हैं। उसके बाद है भारत में संघवाद, ये टॉपिक मैं आज आपको करवाऊंगा। टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म में आपको कराऊंगा। सशक्त केंद्र प्रक संरचना क्या है, एजमेट्रिक, सॉरी ये पैरामाउंट सी, इसकी भी चर्चा करेंगे। सशक्त केंद्र प्रक संरचना, असमित, एजमेट्रिक संघीय प्रावधान क्या है। उसके बाद अंतर सरकारी समन्वय क्या के लिए क्या किया गया है, अंतर्राज्यीय परिषद के ऊपर आ सकता है। और उभरते हुए जो प्रवृत्तियां हैं भारतीय संघवाद को लेके, उनके ऊपर कुछ आ सकता है कि चाहे वो किसान आंदोलनों की चर्चा हो, चाहे वो कोविड हो, या फिर वो जीएसटी हो, इन सब ने संघीय व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा भारतीय संघीय व्यवस्था में से। और उसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन किस प्रकार होता है, नियम क्या है, और चुनाव सुधार के ऊपर, और स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, इन दोनों को मिला के, और मुझे लग रहा है इन तीनों को मिला के ही एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 9-10 क्वेश्चन इस हिसाब बनते हुए हो सकते हैं। हो सकता है कि यहां से फिर 2 आ जाए इन तीनों को मिला के ही। निर्वाचन प्रक्रिया, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं जो, चाहे हमारी नगर पालिकाएं हो, पंचायती राज हो, या जो संवैधानिक निकाय है, कैग है, C&AG है, कंट्रोलर एडिटर जनरल है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है। इनके करंट के भी तैयार करने पड़ते हैं क्वेश्चन की वर्तमान इनके सदस्य वगैरह या अध्यक्ष कौन है। अध्यक्षों के नाम आप जरूर याद करके जाएं जब भी आप पेपर देने जाएं। ये 5-6 निकाय है कि हमारे वर्तमान में कैग के कौन है, सॉरी नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, या अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष कौन है, या मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसमें से करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हमने यूनिट 7 की व्याख्या की। आप चाहे तो एक बार इसका शॉर्ट भी ले लें ताकि आपके ये काम आए बाद में आपको ये देखने के। अब मैंने कहा कि मैं साथ में एक थोड़ा सा सब टॉपिक करवाऊंगा। तो आज मैं जो टॉपिक करवाऊंगा वो यहां से करवाऊंगा, भारत में संघवाद वाला जो पार्ट है उसमें से आपको करवाऊंगा कि भारतीय संघ के प्रकार कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडियन फेडरेशन या इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन यूनियन। देखिए भारतीय जो फेडरेशन है उसको यूनियन बोलते हैं, फेडरेशन शब्द है ही नहीं अपने यहाँ। भारतीय संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का यूज किया गया है। अब ये पूरी बहस है, फिर कभी चर्चा करेंगे कि फेडरेशन के बजाय यूनियन क्यों है, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों है। तो भारतीय संघ और इसके विभिन्न प्रकार, देखिए हिंदी में तो वही निहितार्थ रहता है, वही अर्थ रहता है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा बदल जाता है। तो भारतीय संघ के कौन कौन से प्रकार हैं, आज मैं आपसे इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करूंगा। दलीय प्रणाली का स्वरूप, भारत में जो दलीय प्रणाली का स्वरूप रहा है उसने भारतीय संघीय व्यवस्था को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। तो दलीय प्रणाली के स्वरूप के अकॉर्डिंग अपन देखें कि विभिन्न समय पर जैसे जैसे पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम बदलता गया, वैसे वैसे भारतीय संघ का स्वरूप भी बदलता गया। पहले मैं आपको बताऊं पार्टी सिस्टम क्या है, फिर मैं बताऊंगा इसको कैसे प्रभावित किया, ये नामकरण ऐसा क्यों है। पार्टी सिस्टम का तात्पर्य बिल्कुल सिंपल अर्थ में देखते हैं कि जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनकी संख्या कितनी है, उनके आपसी संबंध कितने हैं, और
वोटिंग में उनकी परसेंटेज क्या है और केंद्र और राज्य में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है, किस प्रकार के दल पाए जाते हैं। मैं पहले तो यही चर्चा करूं कि दलीय प्रणाली को अगर आप समझना चाहते हैं सिंपल शब्द में, तो ऐसा मानिए कि एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। एक दलीय का तात्पर्य है किसी देश में एक ही दल है, द्विदलीय का तात्पर्य उस देश में दो दल है, बहुदलीय इसका मतलब किसी देश में बहुत सारे दल हैं। नंबर एक। दूसरा है दलों के मध्य संबंध कैसे हैं, यह भी दलीय प्रणाली में आता है। भारत में केंद्रीय स्तर के ऊपर कौन सा दल है, राज्यों में कौन सा दल है और इनके आपसी संबंध कैसे हैं, क्या ये मिलके चलते हैं, क्या ये छाता पार्टियों की तरह है या है किस प्रकार के, या विरोधी दलों की सरकारें हैं, इससे भी प्रभावित होते हैं केंद्र राज्य संबंध। तो दलीय प्रणाली का स्वरूप है ये संघवाद के विभिन्न रूपों को बदलता है। तो ये हम इसमें तो देखेंगे कि दलीय प्रणाली का स्वरूप और संघवाद के जो रूप हैं इनका आपसी संबंध क्या है। तो हम इसी के तहत करेंगे सहकारी संघवाद, फिर आया सहयोगी संघवाद का काल, फिर आया एकात्मक संघवाद और उसके बाद आया सौदेबाजी संघवाद। हमें ये नहीं कह रहा कि हूबहू कुछ ऐसा ही हुआ होगा, बीच बीच में कभी सौदेबाजी भी हुई होगी, हम इनकी चर्चा करेंगे। और किसी भी काल को पर्टिकुलर कई बार बांटा भी नहीं जा सकता। कुछ और प्रकार भी हैं संघवाद के, प्रतिस्पर्धामूलक संघवाद है, राजकोषीय संघवाद है, असंवित संघवाद है और प्रमोद संघवाद है या प्रमोद संघ है। इनकी भी चर्चा करूंगा मैं आपसे। आपने सुना होगा कि जो केसी वहियर है वो कहते हैं कि भारत है ये अर्ध संघ है। केसी वहियर भारतीय संघ को अर्ध संघ कहते हैं, कभी इसकी भी चर्चा करेंगे। मॉरिस जोन्स इसको सौदेबाजी से संघवाद बोलते हैं। आइवर जेनिंग्स बोलते हैं कि अत्यंत केंद्रीयकृत प्रवृत्ति वाला संघ है। जब हम चार्ल्स टार्लेटन की चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं तो असंवित संघ है। जब हम के संथानम की चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं प्रमोद संघ है। ये सब क्या है, ये किस प्रकार की संघीय व्यवस्था है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस मुद्दे के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। पहले दलीय प्रणाली संघीय व्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है, इसको कैसे नए रूप देती है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले करते हैं सहकारी संघवाद की दलीय प्रणाली और सहकारी संघवाद इनके संबंध क्या है। देखिए सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा, देखिए 1952 से शुरुआत करते हैं और 1967 तक चलते हैं। 1952 से 1967 तक। देखिए ये वो काल था जब वन पार्टी डोमिनेंस था। वन पार्टी डोमिनेंस, एक दल का प्रभुत्व था। एक दलीय प्रभुत्व था। कांग्रेस पार्टी केंद्र में भी हावी थी और अधिकांश राज्यों में भी इसी की सरकार थी। ऐसे में ये सरकारें आपस में सहयोग किया करती थी, नंबर एक। दूसरा, चूंकि देश नया नया आजाद हुआ था, संघ बना ही था, राज्यों का नवनिर्माण भी चल रहा था, पुनर्गठन भी हो रहा था, राज्य टूट रहे थे, कुछ नए बन रहे थे, कहीं आंदोलन हो रहा था नए राज्यों के निर्माण को लेके। तो राज्य और केंद्र इनको शक्तियों को लेके कोई झगड़ा नहीं था, बल्कि आजाद देश के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनके सौपन को पूरा करना है। उसके लिए दोनों सरकारें, चाहे वो राज्यों की सरकारें हों या फिर केंद्र सरकार हो, इसको अपन केंद्र सरकार बोले या यूनियन गवर्नमेंट है इसका सही नाम, तो ये आपस में सहयोग किया करती थी। इनके जो संबंध थे वो सहकारी थे, यानी मिल बैठ के झगड़ा शक्तियों का नहीं है। न तो केंद्र ने कभी राज्यों को दबाने की कोशिश की, न राज्यों ने कभी ये कहा कि केंद्र हमारे साथ है, वो सौतेला व्यवहार कर रहा है या अपनी शक्तियों का ज्यादा उपयोग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सहकारी संघवाद का काल था। इस काल में हमने नेहरू जी को देखा। तो अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री और नेहरू जी के अच्छे संबंध थे और नेहरू जी मुख्यमंत्रियों को फ्री हैंड भी दिया करते थे। तो इसमें दोनों सहकारिता पूर्वक कोऑपरेशन रखा करती थी। राज्य सरकारें और संघ की सरकार है, उनके मध्य कोऑपरेशन था। तो ये सहकारी संघवाद का काल था। क्यों? अब देखिए दलीय प्रणाली कैसी थी, दोनों जगह एक ही दल की सरकार है, राज्यों में भी कांग्रेस है और केंद्र में भी कांग्रेस है।
कई बार ये कहा जाता है कि ये वाला जो काल है 52 से 67 तक वाला, ये केंद्रीकृत संघ का काल है। कई इसको विद्वान है वो सहकारी संघवाद का काल बोलते हैं, कि इसको केंद्रीकृत संघ बोलते हैं। कोई हार्ड फास्ट ऐसे कोई वो रूल नहीं है कि ऐसे ही नाम थे इसके। केंद्रीकृत संघ का तात्पर्य है कि इस दौरान संघ और राज्य आपस में मिले हुए थे। राज्य सचेत नहीं थे अपनी शक्तियों और कार्यों को लेके, राज्य सूची के अपने विषयों को लेके। अगर कहीं भी राज्य और संघ के मध्य झगड़े भी हुए तो ये कह के टाल दिया गया कि ये तो कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े हैं। अगर किसी मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई तो ये कहा गया कि ये नेहरू जी से असंतुष्ट हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे होंगे। तो ये आपस की इंटरनल झगड़े मान लिए गए कांग्रेस के। तो खैर केंद्र हावी था, नेहरू जी का व्यक्तित्व इतना विराट था कि राज्यों के मुख्यमंत्री जो खुद कांग्रेसी थे वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाते थे, इसको केंद्रीकृत संघ भी बोला जाता है इसको। तो ये सहकारी संघवाद है 52 से लेके 1967 तक। अब 1967 के बाद जब वन पार्टी डोमिनेंस जा रहा है और एक नया काल आ रहा है, 1967 से लेके 1967 से लेके और 1971 तक ये सहयोगी संघवाद का काल है। इसमें मजबूरी है कि संघ और राज्य आपस में सहयोग कर रहे हैं, मजबूरी में सहयोग कर रहे हैं। कोऑपरेशन होता है स्वेच्छा से, सहयोग है ये मजबूरी वाला। 1967 में चुनाव हुए, राज्य विधानसभाओं के भी हुए और लोकसभा के भी हुए। और जब ये चुनावों का रिजल्ट आया तो लोकसभा में तो कांग्रेस जीत गई, लेकिन 8 बड़े बड़े राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया। 9वें राज्य तमिलनाडु में तो पूर्ण सफाया हो गया। और ये कहा गया कि जब दिल्ली से ट्रेन चलती है और हावड़ा तक जाती है तो रास्ते में एक भी राज्य ऐसा नहीं आता जहां कांग्रेस की सरकार हो। यानी राजनीतिक भूकंप टाइप आया और कांग्रेस का वन पार्टी डोमिनेंस चला गया। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, केरल में, यानी मुख्य राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया विधानसभा के अंदर। तो एक नई प्रणाली उभर के आई, विरोधी दलों की सरकारें आ गई। अब ये जो विरोधी दलों की सरकारें आई ये भी कोई स्पष्ट दलीय सरकारें नहीं थी। विभिन्न राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने वो भी जोड़ तोड़ से बने थे और आयाराम गयाराम की प्रवृत्ति से बने थे। हालांकि कांग्रेस हार गई थी, लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई एक पार्टी नहीं उभरी थी, बल्कि विभिन्न पार्टियों के गठबंधनों ने मिलकर गठबंधनात्मक सरकारें बनाई थी 1967 में राज्यों में। तो राज्यों में भले ही कांग्रेस विरोधी विचारधारा के मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन वो सशक्त नहीं थे, क्योंकि एक पार्टी की सरकार नहीं थी, वो गठबंधनात्मक सरकारें थी जिसमें मुख्यमंत्री का ध्यान है वो शक्ति केंद्रण की बजाय येन केन प्रकार ने सरकार बचाने की ओर था। नंबर 1। दूसरा, कांग्रेस एक तो इस वजह से बैकफुट पे आ गई क्योंकि वो कुछ बड़े राज्यों में चुनाव हार गई, और दूसरा कारण ये था कि अब सेंटर के अंदर पावर को लेके और झगड़े शुरू हो गए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो अपने आप को शक्तिशाली समझती थी, और दूसरी तरफ संगठन था, एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ संगठन। तो संगठन में जो ओल्ड गार्ड्स थे या जिनको सिंडिकेट के मेंबर्स बोलते हैं, चाहे वो के कामराज हो, एस निजलिंगप्पा हो या मोरारजी देसाई हो, ये सब बूढ़े जो संगठन में काम किया करते थे, ये इंदिरा गांधी के पावर को बैलेंस करना चाह रहे थे कि शक्ति हमारे पास है, इंदिरा तो सिर्फ चेहरा है, इंदिरा सिर्फ मोहरा है, इंदिरा सिर्फ कठपुतली है। तो ऐसे करके कांग्रेस में भी झगड़े थे, और हमने देखा कि इसके फिर 2 टुकड़े हो गए 1968 में, एक कांग्रेस आर, एक कांग्रेस ओ। तो कांग्रेस भी सशक्त नहीं है, राज्यों में जो मुख्यमंत्री विरोधी दलों के वो भी सशक्त नहीं है, कांग्रेस विरोधी मुख्यमंत्री। ऐसे में आपस में मजबूरी में कर क्या रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो ये सहयोगी संघवाद आया। उसके बाद आया एकात्मक संघवाद। एकात्मक संघवाद का तात्पर्य है कि अब संघ है वो शक्तिशाली हो गया है और राज्यों का जो वजूद है वो बहुत ज्यादा स्वायत्त नहीं है। तो ये सशक्त केंद्र वाला ये काल है जिसमें संघ ने बहुत सारी शक्तियां त्याग ली। हालांकि अच्छी प्रवृत्ति नहीं होती संघीय व्यवस्था के लिए।
अच्छा संघ वो होता है जिसमें राज्य स्वायत्ता पूर्ण अपनी शक्तियों का उपभोग करते हैं। तो ये भारतीय संघीय व्यवस्था का एक काला अध्याय कह लीजिए, या भारतीय संघीय व्यवस्था का एक अलग ही स्वरूप था। इसने संघीय व्यवस्था पे बहुत सारी भारी चोट पहुंचाई है, क्योंकि संघ का निर्माण है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मिलने से होता है। इसमें अगर एक भी सरकार अगर शक्तिशाली हो जाती है, दूसरी सरकार को दबाती है, तो इसका तात्पर्य ये है कि वो आदर्श संघ नहीं है, आइडियल संघ नहीं है, वो एकात्मक संघवाद है। इसकी शुरुआत होती है 1971 से, और ये मानिए कि 1977 तक चलता है। 1971 में चुनाव हुए लोकसभा के, 72 में फिर राज्यों के चुनाव हुए, और इन चुनावों में जो प्रवृत्ति उभरी, चाहे वो बांग्लादेश के युद्ध की वजह से हो, या फिर इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा हो, इंदिरा गांधी की समाजवादी नीतियां हो, इंदिरा गांधी की दलित उत्थान की नीतियां हो, उन सब का परिणाम ये निकला कि कांग्रेस वापस शक्तिशाली होकर उभरी और वापस कांग्रेस डोमिनेंस वाली स्थिति आ गई। लेकिन इस बार कांग्रेस में व्यक्तित्व प्रभुत्व हावी हो गया, व्यक्ति हावी हो गया। इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। देवकांत बरुआ जैसे जब कांग्रेस के अध्यक्ष ने ऐसा कह दिया, तो इसका तात्पर्य है अब पार्टी भी है वो इंदिरा है, सरकार भी इंदिरा है, और देश भी इंदिरा का है, क्योंकि राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार है। अब इंदिरा गांधी ने राज्य के जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे विभिन्न राज्यों में, क्योंकि कांग्रेसी सरकारें वापस बन गई, तो अब ये जो सरकारें आई थी इंदिरा गांधी के करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से आई थी। तो इंदिरा गांधी कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का कठपुतली की तरह उपयोग किया करती थी। जैसे शतरंज के मोहरे होते हैं, इंदिरा गांधी किसी मुख्यमंत्री को उठाती, किसी नए को बना देती। तो अब राज्यों के मुख्यमंत्री वो बिगी बिल्ली हो गए थे। नंबर एक, 1973 तक आते आते, हालांकि पहले ही झगड़े शुरू हो गए थे, न्यायपालिका और कार्यपालिका और संसद के झगड़े भी शुरू हो गए। संसद कह रही है कांग्रेस के नेतृत्व में कि मैं शक्तिशाली हूं, न्यायपालिका कह रही है मैं शक्तिशाली हूं। और विरोधी दलों ने जब संपूर्ण क्रांति का नाम लेके और देश में एक बड़ा माहौल तैयार कर दिया इंदिरा गांधी के विरोध में, तब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया। तो हमने देखा कि इस काल में जो सारी शक्तियां थी वो केंद्र में जाके इकट्ठी हो गई, सारी इंदिरा गांधी के पास इकट्ठी हो गई। तो इसको हम कहते हैं एकात्मक संघवाद। हमने ये पार्टी पॉलिटिक्स देखी और पार्टी सिस्टम भी देखा। अब आया सौदेबाजी संघवाद। अब आप बीच का काल, ऐसे तो सारे काल को नहीं बांट सकते हम। सौदेबाजी संघवाद, मॉरिस जोन्स कहते हैं कि भारत में सौदेबाजी संघवाद है, लेकिन मैं आपको जो सौदेबाजी संघवाद का काल बताऊंगा वो मॉरिस जोन्स वाला नहीं है। हम 1990 से लेके जब गठबंधनात्मक सरकारों का दौर शुरू हुआ, 1989 से कह लीजिए, जब वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी थी, 1990 से लेके और 2014 तक ये काल है। इस काल को हम सौदेबाजी का काल कह सकते हैं। ये वो काल है जब कोई एक पार्टी है वो केंद्र में सरकार नहीं बना पा रही है, तो ये गठबंधनात्मक सरकारों का काल है। क्षेत्रीय दल गठबंधन, उसके बाद क्षेत्रीय दलों का उभार हो गया है। ये महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि इनके बगैर क्षेत्रीय दलों के समर्थन को सरकार बनाना, बचाना और चलाना बड़ा मुश्किल है। सरकार एक अल्पकाल के लिए आ रही है, और क्षेत्रीय दल अगर कहीं शक्तिशाली उसका मुख्यमंत्री है तो उन मुख्यमंत्रियों की बार्गेनिंग के ऊपर आधारित है। जैसे हमने ये देखा कि अटल बिहारी जी का जो पहला कार्यकाल था, जिन्हें वो 13 महीने तक रहे, उसमें उनकी सरकार जयललिता और ममता बनर्जी की इच्छा के ऊपर निर्भर थी। वो चाहे जब सरकार गिरा सकती थी। ऐसे ही जब 2004 के बाद जब यूपीए की सरकार बनी, तो उसमें वाम दल और समाजवादी जो पार्टियां थी, विशेष करके लालू प्रसाद यादव, ये बहुत शक्तिशाली थे।
तो ये क्या किया करते थे, बार्गेनिंग करते हैं सेंटर के साथ। ये कह रहे हैं विशेष दर्जा दे दो, विशेष बजट का आवंटन कर दो, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विशेष स्थान दे दो, सहायता दे दो, आर्थिक सहायता, ऐसे करके। और इसमें क्या हो रहा है कि केंद्र के साथ राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो सौदेबाजी कर रहे हैं। अगर सौदेबाजी नहीं करे प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री को हटा दिया जाता है, क्योंकि गठबंधनात्मक सरकारें हैं, किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत है नहीं। तो ये काल है, ये सौदेबाजी संघवाद का काल है। तो हमने भांति भांति का स्वरूप देखा, सहकारी संघवाद, सहयोगी संघवाद, एकात्मक संघवाद और सौदेबाजी का संघवाद। ग्रेनविल ऑस्टिन भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद बोलते हैं। आगे चलते हैं और संघवाद के अन्य प्रकार करते हैं। प्रतिस्पर्धा मूलक संघवाद 2000, ये अब पार्टी पॉलिटिक्स को हटाते हैं, 2014 के बाद या पार्टी सिस्टम की इतर चर्चा करते हैं। 2014 के बाद जब से मोदी जी आए हैं तब से राज्यों और केंद्र के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू की गई है कि जो विभिन्न मानवीय सूचकांक है, चाहे स्वास्थ्य को लेके है, शिक्षा को लेके है, या बिजनेस की सहूलियत को लेके है, व्यापारिक व्यवसायिक और औद्योगिक सहूलियत को लेके है, स्वच्छता को लेके है, या फिर कारखानों के निर्माण को लेके है, या फिर कोई घाटा है उसको कम करने को लेके है, विभिन्न प्रकार से राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा करवाई जा रही है कि कौन सा राज्य फर्स्ट नंबर पे आएगा, कौन सा राज्य किस स्कीम को अच्छी तरह से लागू करता है, कौन सा राज्य इजी गोइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, किसकी स्वच्छता के सर्वोच्च अंक आ रहे हैं, उसी आधार पर फिर सहायता दी जा रही है। केंद्र सरकार ने जो भी प्रोग्राम लागू किए उनके लिए ये कहा गया है कि जिस राज्य की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी उसको बजट ज्यादा आवंटित किया जाएगा। तो न केवल राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ा रहा है केंद्र सरकार, ये एक स्वस्थ और स्वच्छ प्रवृत्ति है, होना चाहिए। ऐसा राज्यों के मध्य प्रतियोगिताएं होनी चाहिए ताकि हर एक राज्य सरकार पे दबाव रहे कि उसे अच्छा प्रदर्शन करना है, नागरिक कल्याण के क्षेत्र के अंदर हो, चाहे वो औद्योगिक कल्याण के क्षेत्र में हो, आर्थिक कल्याण के क्षेत्र में हो, सामाजिक और शैक्षणिक कल्याण के क्षेत्र में हो। तो ये है प्रतिस्पर्धा मूलक संघवाद जो 2014 के बाद आया है। नीति आयोग ने इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। विभिन्न राज्यों के मध्य विभिन्न मुद्दों पर प्रतियोगिताएं चल रही है कि हम आगे हैं, हम आगे हैं, हम आगे। उसके बाद है राजकोषीय संघवाद। देखिए, राजनीतिक संघवाद है, ये आर्थिक और राजकोषीय संघवाद पे भी निर्भर है। भारत में राजकोषीय संघवाद के संदर्भ में देखें तो भारतीय संविधान में अच्छी तरह से वर्णित है कि कौन सा टैक्स कौन सी सरकार कलेक्ट करेगी और उनका विभाजन किस प्रकार होगा, कौन कौन से टैक्स हैं जो केंद्र सरकार इकट्ठे करेगी और राज्यों में उनका आवंटन किया जाएगा। उसके बाद वित्त आयोग है, वित्त आयोग की सिफारिश के ऊपर जो सेंटर का कलेक्शन है उसका आवंटन किस प्रकार होगा, विभिन्न राज्यों में कितने प्रतिशत करों का जो एकत्रीकरण का पैसा है वो कितना % राज्यों को दिया जाएगा, जीएसटी और जीएसटी काउंसिल क्या है, ये सब मिलकर और भारत में राजकोषीय संघवाद का निर्माण करते हैं। और जीएसटी काउंसिल ने ऐसा ही कुछ किया है, हालांकि इसने संघवाद को थोड़ा विपरीत दिशा में ले गया है और केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है, फिर भी जीएसटी के ऊपर राज्य भी राजी थे। तो ये राजकोषीय संघवाद का प्रतीक है, जहां बजट को लेके, राशि आवंटन को लेके, आर्थिक सहायता को लेके केंद्र और राज्य आपस में सहयोग करते हैं। फिर है असम्मित संघवाद। मैं माफी चाहूंगा, इसमें थोड़ा सा अक्षर थोड़ा गलत हो गया है। असम्मित, एजमेट्रिक फेडरलिज्म, चार्ल्स डाल्टन ये कहते हैं कि भारतीय संघ है वो असम्मित संघ है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आए तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संघ विषम संघ। देखिए, दो प्रकार के संघ होते हैं, एक एजमेट्रिक होता है, एक सिमेट्रिक होता है। एक सम संघ होता है, एक विषम संघ होता है। सम संघ में संघ की जितनी भी इकाइयां होती है, यानी राज्य होते हैं, उन सब के मध्य शक्तियां बराबर मात्रा में बंटी होती है। असम्मित संघ विषम संघ है, उसमें कुछ राज्यों के पास ज्यादा शक्तियां होती है, कुछ के पास कम शक्तियां होती है। अगर आप सिंपल उदाहरण से समझना चाहें, और अगर आज अनुच्छेद 370 जिंदा होता है, जिसको आप धारा 370 कहते हैं, तो हमें पता है कि जम्मू कश्मीर को ज्यादा स्वायत्तता प्राप्त है, उसको ज्यादा अधिकार प्राप्त है, उसकी शक्तियां ज्यादा है, और राज्यों की शक्तियां उतनी नहीं है जितनी कि जम्मू कश्मीर की हुआ करती थी।
तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है, जो अब मृतप्राय अवस्था में है, वो असंवित संघवाद को जन्म दिया करता था। इसके अलावा अनुच्छेद 371 है और ए से लेके जे तक विभिन्न राज्यों का वर्णन है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, आसाम हो, मिजोरम हो, और ये मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, गोवा है। इन राज्यों को कुछ बाकी राज्यों की बजाय विशेष शक्तियां दी हुई है, स्पेशल पावर्स है इन राज्यों के पास। तो सारे राज्य सम नहीं है, बराबर नहीं है, बल्कि ऊपर नीचे है शक्तियों के मामले में। इसीलिए चार्ल्स डाल्टन ने भारत को एजमेट्रिक असमित या विषम संघ कहा है। अब देखिए, जहां बहुल नरजातीय व्यवस्था हो वहां ऐसा चलता है, जैसे कनाडा में भी है, वो असमित संघ है। वहां कुछ नरजातियां हैं, उनके लिए अलग से स्वायत्ता दी गई है। तो नरजातीय और बहुलवादी देशों में और बहुल सांस्कृतिक देशों में अगर असंवित संघवाद हो तो एक सकारात्मक प्रवृत्ति होती है। उसके बाद है प्रमोद संघ के संथानम। कभी आपने इनका नाम सुना होगा। भ्रष्टाचार को लेकर 1962 में एक समिति बनी थी भ्रष्टाचार रोकने के लिए, क्या करें। के संथानम समिति है उसका नाम। के संथानम मूलतः तमिलनाडु के थे, मद्रास में पढ़े लिखे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, गांधी से प्रेरित थे, जेल भी गए थे, नेहरू के मंत्रिमंडल में एक बार मंत्री भी रहे हैं। इन के संथानम जी, और यहां तक कि जो भारत ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, संविधान सभा, इसके सदस्य भी रहे हैं के संथानम। तो ये के संथानम जी भारतीय संविधान को प्रमोद संघ कहते हैं, पैरामाउंट सी। देखिए, पैरामाउंट सी जो शब्दावली है ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से आई हुई है, जहां ब्रिटिश सर्वोच्चता हुआ करती थी अपनी कॉलोनियों के ऊपर, और ये कॉलोनीज वही किया करती थी जो ब्रिटिश लोग कहा करते थे। इसका मूलतः संबंध है वो ब्रिटिश एम्पायर वर्सेस जो कॉलोनियल एम्पायर्स थे। भारत में जो रियासती राजा थे उनके ऊपर जो सर्वोच्च शक्ति थी वो ब्रिटिश राजा की थी। तो दोनों एम्पायर्स में क्या संबंध है, ये वाले जो संबंध है ये था। तो ऐसे ही संबंध भारतीय संघ और राज्यों के मध्य है। संघ की शक्तियों के मामले में, आर्थिक आवंटन के मामले में जो संघ है वो शक्तिशाली है। 97 शक्तियां दी गई हैं, 97 कार्य दिए गए हैं संघीय सूची में जो यूनियन गवर्नमेंट करेगी। इसकी बजाय राज्य सूची के जो कार्य है वो कम है, और कभी भी संघ राज्य सूची में हस्तक्षेप भी कर सकता है, चाहे वो अनुच्छेद 248 के तहत हो, 249 के तहत हो, 251 के तहत हो, 23 के तहत हो। और ऐसे में वो अपनी सर्वोच्चता प्रभुत्वता साबित भी कर देता है। जब राज्य सूची के ऊपर केंद्र सरकार कानून बना देती है, केंद्रीय विधायिका कानून बना देती है, तो वो प्रमोद संघ है। इसमें अधीनस्थ की तरह लगते हैं जो राज्य है। आइवर जेनिक्स ये बोलते हैं कि अत्यंत केंद्रीयकृत संघ है भारत है, वो बस यहीं से निकली है वो शब्दावली, ऐसी शब्दावली वो है। तो ये हमने संघवाद के भांति भांति के प्रकार देखे कि भारतीय संघ कितने एक प्रकार का है। अब ग्रेन्युलोस्ट ने क्या कहा, मोरिस जोन्स ने क्या कहा, आइवर जेनिक्स ने क्या कहा, पॉल एच एफलेबी जो अमेरिका से आए थे उन्होंने क्या कहा, अंबेडकर जी क्या बोलते हैं, चार्ल्स डाल्टन ने हमने चर्चा की, के संथानम की हमने चर्चा की, एम वी पायली की हम चर्चा करें। तो ये कुछ चर्चाएं हैं जो पेंडिंग है, वो फिर कभी करेंगे व्यापक रूप में। बस आपसे यही निवेदन है कि आप कलाम अकेडमी का जो नेट जेआरएफ का चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से भी कहें। कलाम अकेडमी खुद भी नेट जेआरएफ का मार्गदर्शन करती है। इसके लिए आप कलाम अकेडमी का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लें, वहाँ से आपको मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा रेगुलर। और मैं आपसे लगातार निरंतर चर्चा करता ही रहता हूँ, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, या फिर वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हो, या वो फेसबुक पेज के माध्यम से हो। अपन किसी न किसी रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। आप लगातार जुड़े रहें, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको नित्य
नए ज्ञान से मैं आपका परिचय कराता रहूं। तो धन्यवाद, आपका तहे दिल से धन्यवाद।